हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग नोडल के ऊपर कुछ एक या दो क्वेश्चंस करे थे और बहुत ही फंडामेंटल जो चीजें थी नोडल के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो हमने सीखा। इस लेक्चर से हम लोग और भी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और भी अच्छे लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 है फाइंड नोड वोल्टेजेस। तो हमारा पहला प्रोसेस देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्क्रीन को रोककर आपको खुद को अटेम्प्ट लेना है और फिर सॉल्यूशन से मैच करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आप धीरे धीरे आज जो नेटवर्क फील कर रहे हो, आज से 15 20 25 दिन बाद, एक महीने बाद जब नेटवर्क पूरा कंप्लीट होगा हमारा, तब अलग डिफरेंट लेवल का आप फील करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सबसे पहला नोड हमारा ये नजर आ रहा है हमें, इसको मैं V1 बोल देता हूं, इसको मैं नोड को V2 बोल देता हूं और V3 बोल देता हूं। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, इसको हमने रेफरेंस नोड बोल दिया 0 वोल्ट। तो दो स्टेप साइमल्टेनियसली कर ली, क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है ना। अब हमारी क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। तो हम लोग नाम भी साथ में दे देते हैं, नोड को असाइन करो फिर नाम दो, डायरेक्टली हम लोगों ने दोनों चीजें कर दी। चलिए, अब 1 बाय 1 क्या करना है, हमें नोडल एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखें यहां पे अगर कि नोडल है ना, सबसे पहले लिखें नोडल एट V1, नोडल एट V1 लिखना है हमें। चलिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, नोडल एट V1 पे, इस पे खड़े हो जाइए और इसको हायर पोटेंशियल एज्यूम करना है। तो यहां पर V1 देखिए, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे मुझसे डिसएग्री करेंगे जब मैं ऐसा लिखूंगा कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर अभी तक आप ये बोलते रहे थे कि जहां पर करंट का डायरेक्शन मेंशन है तो वहां पर हमें डायरेक्टली करंट को लिख देना है, बट आप तो यहां पे आपकी बोली हुई बातों को गलत ठहरा रहे हैं। आपने Ix लिखना चाहिए था, बट Ix की जगह आप V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, देखिए असल में अगर मुझे Ix को लिखना पड़े, क्योंकि Ix है क्या इस क्वेश्चन में, Ix है क्वेश्चन में कि 2 इंटू Ix, मतलब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वही वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कहीं ना कहीं, ये जो डिपेंडेंसी जिसपे कहीं कहीं क्लू छुपा हुआ है। तो आप बिल्कुल सही है, आप चाहें तो V1 माइनस V2 बाई 2 की जगह, क्योंकि असल में Ix क्या है, देखो अगर मैं बोलूं कि Ix अगर लिखूं तो असल में क्या है Ix, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। Ix की वैल्यू ये है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर आपने बोला था कि करंट डायरेक्शन लिखना, तो क्या मैं Ix लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो, बट दिक्कत क्या होगी माय डियर, दिक्कत ये होगी कि हम लोग ऑलरेडी V1 V2 V3 तीन अननोन ऑलरेडी है हमारे पास, और उसमें आप अलग से Ix को भी लेके आ जाओगे तो 4 अननोन हो जाएंगे कि नहीं। और हम इक्वेशन में जितने अननोन कम होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी हमारे लिए सॉल्व करने में। आप एक और वेरिएबल, अगर एक और अननोन लेके आ जाओगे बीच में, दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हम Ix लिख सकते थे, बट हमने Ix की जगह V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वही Ix भी है। इस करंट को लिखना हो तो क्या, इतने पोर्शन को लिखना हो अगर Ix, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। तो वही वैल्यू हमने Ix की बजाय V1 और V2 के फॉर्म में लिख दिया, V1 और V2 के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहे, रिड्यूस हो रही, क्योंकि अननोन हमें जो तीन इक्वेशन, मुझे नजर आ रहा है कि 1 2 3 तीन इक्वेशन बनेगी, तो मैं कोशिश करूं तीन ही अननोन रखूं। तो ऑलरेडी मेरे पास V1 V2 V3 तीन अननोन है, मैं अननेसेसरी Ix को क्यों बीच में घुसाऊं, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, ऑल्दो यहां पे करंट का डायरेक्शन गिवन था, तो मैंने करंट लेने की बजाय, हाँ एब्सोल्यूट अगर वैल्यू होती, जैसे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 एम्पेयर, तो डायरेक्टली 3 एम्पेयर लूंगा मैं, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हो गया इक्वल टू इनकमिंग है ना, तो इनकमिंग कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक बार काउंट भी कर लो, 1 2 3 1 2 3 तीन टर्म से। अब समझ में आ गया लॉजिक क्या था। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर आपने तो बोला था कि जहां करंट मेंशन हो तो लिख दो, बट क्यों नहीं लिखना वो बता दिया। हाँ, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता, ये V1 माइनस V2 थोड़ी करता। मान लो 2 एम्पेयर गिवन ही होता तो मैं डायरेक्टली 2 एम्पेयर लिखता। समझ में आया चीज? चलो, समझना जरूरी है। आगे चले, 4 LCM आ जाएगा, कितना हो जाएगा, V1 माइनस V3 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से इक्वेशन बन जाएगा 3V1, ठीक है, माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 4 3 12। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं वापस से थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि ये एक ही उस पर
पटल पे दिखे आपको। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि पार्टीशन अच्छा रहेगा आपको एनालाइज करने में। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चले हम लोग, तो हम लोग देखेंगे नोडल एट V2। तो यहां पे देखें तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 8, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दोनों चीज हो गई ये, तो यहां पर या इनकमिंग में Ix लिखेंगे क्या? नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि Ix एक और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, एक और वेरिएबल, एक और अननोन बढ़ जाएगा। उसकी वजह हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसपे भी नोडल लिख रहे हैं उसको हायर पोटेंशियल एज्यूम करना है, तो हम ये बोलेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8 इज द एलसीएम। ठीक है, तो V2 माइनस V3 एज इट इज, 4 दूना 8, ठीक है, 2 चौक 8, तो 4V2 माइनस 4V1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये 0 में चले जाएगा। अच्छा V1 कितना है, माइनस 4V1, उसके बाद V2 कितना है, V2 है 2, ये कितना हो जाएगा 6V2 और माइनस V3 एक ही है, नहीं 6 नहीं 4, V2 1 2 3, ये 3 वैल्यू है ना, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो इसका मतलब है आपका जो V2 है वो है 7V2 और ये हो जाएगा माइनस V3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर 3 भी जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 3 अगर लिखें तो यहां पर वापस से हम लोग ले लेते हैं, तो नोडल एट, एक काम करते हैं इस साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ नीचे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नोडल 8V3, तो कितना हो जाएगा हमारा नोडल 8V3, तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस, और क्या है V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4, और क्या है देखिए आउटगोइंग है, तो यहां से क्या हो जाएगा आउटगोइंग हम लोग 2 इंटू आई एक्स इक्वल टू 0। तब यहां पर आप ध्यान से देखिए इस Ix की, इस इक्वेशन में देखिए V1 V2 V3 और Ix 4 अननोन है, और हमें पता है Ix की वैल्यू क्या है, Ix की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस Ix की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा V3 माइनस V2 प्लस 4 दूना 8, 2V3 माइनस 2V1, और यहाँ पे 2 से 2 वैसे कैंसिल भी कर सकते हो, चलो कैंसिल कर देते हैं, और 8V1 माइनस 8V2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो V1 कितना है, 8 में से 2 चले जाएगा तो कितना बचा 6, तो 6V1, फिर V2 ये और ये मतलब 8 और 1 तो माइनस 9V2 हो गया। देन V3 कितना है, V3 और ये 2 और 1 3, 3V3 इक्वल टू 0। अच्छा, इस पूरी टर्म को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो और छोटा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 तारी 9 और 3 एकम 3, तो ये और छोटा हो गया। इसका मतलब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अगर हमारे पास फिजिकल केएलसी होता है ना, फिजिकल केएलसी जैसे मैं बता देता हूं, ये फिजिकल केएलसी होता तो हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को इसमें इंसर्ट करते, ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकल के आ जाता। बट अब हमें सॉल्व करना है। देखिए गेट एग्जामिनेशन में आपको 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कम से कम दिए जाएंगे, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी से वहां पर इस तरीके से वैल्यू अरेंज होगी कि 3 इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 में ही काम हो जाएगा। बट हो सकता है 1% केस ऐसा भी हो सकता है जहां 3 इक्वेशन सॉल्व करने को ही आ जाए। तो अब हम लोग सीखेंगे क्रेमर्स रूल। सीख तो चुके हैं है ना, 2 वेरिएबल के लिए तो सीख चुके थे, अब 3 वेरिएबल के लिए कैसे यूज करना है वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है,
3 इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं मैट्रिसेस फॉर्म, उसके बाद मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं क्रेमर्स रूल का एनालिसिस। चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसका हेडिंग डाल देते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर से। यहां पे ये है हमारा क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में। तो यहां पे v1 v2 v3 इक्वेशन नंबर 1 कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूं v1 v2 v3 के। तो 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1, और इक्वेशन नंबर 2 के -4 और 7 - 1, और इसके कितने हो जाएंगे 2 - 3 और 1, और ये हो जाएगा, है ना, ध्यान से वेरिएबल देख लेना। और ये हो जाएगा v1 v2 v3 अननोन इक्वल टू कितना है, v1 में कितना है इक्वल टू 12, और बाकी जगह पे 0 0 0 0, ठीक है। अब अगर मुझे यहां पे v1 की वैल्यू चाहिए तो del1 डिवाइडेड बाय del, v2 की वैल्यू चाहिए तो del2 डिवाइडेड बाय del, और v3 की वैल्यू चाहिए तो del3 डिवाइडेड बाय del, ठीक है। अब ये del1 del2 del3 कैसे लिखेंगे, del कैसे लिखेंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में del है वो निकाल लेते हैं। उसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट होता है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको निकालते आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सिखा देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमारे लिए आसान रहे। चलो, अब देखिए del कैसे निकालना है वो देखिएगा, बहुत मजेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे del कैसे निकालना है। del तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में कई बार मैथमेटिक्स वाले टीचर भी आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, अलग अलग तरह के नॉर्मली आप इस वैल्यू को रखते हैं, फिर इन दोनों का क्या करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, एक नॉर्मल जनरल प्रोसीजर वाला जो डिटर्मिनेंट निकालना है आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, आप में से बहुत लोगों को आता होगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको एक थोड़ा सा अलग तरीके का डिटर्मिनेंट निकालना बताऊंगा। आप में से हो सकता है कोई मैथमेटिक्स में पढ़ लिए भी हो ये डिटर्मिनेंट टेक्निक, बट जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनको बहुत मजा आने वाला, बहुत फन करोगे आप इस डिटरमिनेंट टेक्निक में। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें ओरिजिनली मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है। कैसे लिखना है, -2 -1 ओरिजिनली लिख लिया, -4 7 -1 2 -3 1। फिर क्या करना है, ऊपर वाले को रिपीट करना है हमें, है ना। ऊपर वाली जो 2 रो है उनको रिपीट करना है। उनको मैं रिपीट कर रहा हूं तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लिख देता हूं, है ना। रिपीट कर रहा हूं तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। 3 -2 -1 -4 7 और -1, ठीक है। तो ये मैंने कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, कलर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। क्या करना, ओरिजिनल लिख लिया, ऊपर की 2 रो को वापस रिपीट कर देना है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, उसके बाद अब आपका असली इम्तिहान चालू होगा। थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं, ऑरेंज वाला। अब आपको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये ठीक है, अच्छे से लाइन नहीं खींची मैंने, इस तरीके से जाना है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या करना है, एडिशन करना है कि इसका पूरा मल्टीप्लाई करके किससे ऐड करना है, कोई ना कोई क्वांटिटी चाहिएगी, तो ये ऐड करना है आपको नेक्स्ट इससे, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, मल्टीप्लाई ऐड, फिर क्या करना है आपको, इन तीनों का भी मल्टीप्लाई और एडिशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। किस चीज का सब्ट्रैक्शन करना है वही बता देता हूं। थोड़ा सा कलर अपन डिफरेंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। फिर आपको इस तरीके से ये माइनस, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देन माइनस साइन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देन माइनस साइन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देन माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अभी समझेंगे, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, दिखेगा। स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 × 3 कितना हो गया, 7 × 21 × 1 तो 21, है ना। एडिशन 21 प्लस 21, उसके बाद ऐड करना है। उसके बाद देखो -4 -4 × -3 -4 × -3, ठीक है, इंटू -1। उसके बाद
फिर एडिशन लगा दिया हमने, फिर एडिशन लगा दी। उसके बाद ये तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 तो एज इट इज हमने डायरेक्ट कर दिया था। 4 3 12 है ना, ये साइन अभी नहीं लगाते। 4 3 12 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 12 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 12, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। देन 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि देखिए 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8, और 8 फिर माइनस हो जाएगा किसमें से 21 में से, तो 21 में से 8 चले गया 1 और 7 चले गया, तो ये आपका हो जाएगा 13 के आसपास। हाँ ठीक तो है, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 13। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी माइनस वाला पोर्शन भी है, माइनस वाला पोर्शन भी है। तो इस पूरे जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है तीनों से मिलके आया है 13, तीनों से मिलके क्या आया है आपका 13 आया है 13। तो ये एडिशन से 13 आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, ये 13 का लिख दिया हम लोगों ने, उसके बाद हमें करना है माइनस, ठीक है, माइनस साइन और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू माइनस 1, ठीक है। देन माइनस साइन कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। समझ गए हो आप तो कैसे लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा -4 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला सॉल्व होने के बाद माइनस लगा के इस तरीके से आपको जैसा मैंने किया है वैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 13 और 14 माइनस का माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 14 का प्लस, ये हो जाएगा अंदर की साइड में प्लस तो -9, ठीक है। और ये हो जाएगा 8, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अकेला रहेगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 13 और 14, 13 दूनी 26 और 27, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 चले गया तो कितना हुआ 10। तो इसका मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट कितना है, डेल की वैल्यू जो आई है वो इन शॉर्ट आपकी 10 आई है। डेल की वैल्यू कितनी आई है आपकी 10 आई है, ठीक है। 10 वैल्यू आई है डेल की। अब हमें क्या करना है, डेल की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें डेल 1 और डेल 2 निकालना है, ठीक है। डेल 1 और डेल 2 निकालना है, बहुत बड़ा। देखिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है। जो क्रैमर्स रूल चल रहा है ये आपको गेट में कम यूज करने को होगा, बट मैं टेक्निक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा ताकि आपको कन्वेंशनल पेपर वगैरह में भी काम आए। ये आपको मैं समझा रहा हूं इस वजह से इतनी देरी लग रही है, अदरवाइज आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो। इसका अल्टीमेटली 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना, एक मेथड आपको आता होगा, मैंने कि एडिशनल सिखाई है, अभी बहुत सिंपल लगेगी आपको। चलो अब हमें क्या करना है, डेल 1 और डेल 2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डेल 1 और डेल 2 को कैलकुलेट करना है। अब मैं डेल 1 अगर कैलकुलेट करूंगा, देखिएगा मैं डेल 1 कैलकुलेट करता हूं थोड़ी देर के लिए, ये डेल 1। तो डेल 1 में मुझे क्या ध्यान रखना है, डेल 1 में ध्यान रखना है कि जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस करके ये आ जाएगा हमारा, तो 12 0 0। उसके बाद क्या आ गया हमारा -2 7 -3, ठीक है। देन -1 और 1। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, पहले कॉलम क्योंकि डेल 1 का लिख रहे हैं तो पहला कॉलम रिप्लेस करके जो इक्वल टू वाली वैल्यू है वो लिख दी। वापस आप डिटरमिनेंट निकालना है, तो 12 -2 -1 0 7 -1 हमें रिप्लेस करना है। अब देखिएगा यहां पर क्या कर देना, हमें इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, माइनस के साथ में भी लिखना है, माइनस देन माइनस, ठीक है। तो ये अब जल्दी जल्दी निकालते हैं हम लोग। तो यह कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 12 7 84 है ना, तो 12 इंटू 7 प्लस, उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो 0, देन 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0 माइनस, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो 0 माइनस का है मल्टीप्लाई, और फिर क्या है वैल्यू आपकी 12 इंटू -3 -1, ठीक है। उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई तो 0, तो इसके बाद 12 7 84, 12 चौक 48 52 60 12 6 72 12 7 84, ठीक है। और ये कितना हो गया 12 दूनी 24 12 36 माइनस प्लस तो -36, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 7 में से 3 गया तो 4 48। तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48 हो गई।
अब del 1 की वैल्यू अगर आ गई है आपकी, तो आपको V1 अगर निकालना है तो आपको ये चीज पता चल गई कि V1 अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा del 1 डिवाइडेड बाई del। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। तो इसका मतलब है कि V1 जो आया है वो आया है 48 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4.8 वोल्ट। ये आ गया है V1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब आपके पास दो ऑप्शन है क्योंकि आपके 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल में समस्या ये थी, है ना, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन थी आपके पास, तो एक अननोन निकल गया है। एक अननोन की वैल्यू कितनी आई आपकी 4.8 आई है। V1 की वैल्यू कितनी आई है 4.8। तो 3 इक्वेशन है, 4.8 आ चुकी है। या तो पहला ऑप्शन ये है कि वापस क्रेमर्स रूल लगाओ और del 2 कैलकुलेट करो, और del 2 कैलकुलेट करने के बाद V2 की वैल्यू लेके आ जाओ, और V1 और V2 की वैल्यू लेके आ गए, उसके बाद V3 किसी भी इक्वेशन को यूज करना, V3 की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन है। या फिर आप क्रेमर्स रूल अगली बार लगाओ नहीं, सिर्फ एक स्टेप तक ही क्रेमर्स रूल लगाया, उसके बाद क्योंकि V1 आ चुका है तो आप तीनों इक्वेशन में V1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा। दोनों चीजें कर सकते हो, या तो इसके आगे क्रेमर्स रूल से जा सकते हो, या फिर इस वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट करके एक वेरिएबल एक अननोन एलिमिनेट हो गया। 2 इक्वेशन और 2 अननोन, इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, बट अभी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्रेमर्स रूल और बता देता हूं, है ना, इसके आगे भी, इसके आगे हम लोग बता देते। इतना सारा है ना इस बोर्ड पे, तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कौन सी चीज कहां पे लिखी जाए। चलो फिर भी चलते जाते हैं, बाकी चीजें आपको PDF में मिल जाएगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं del 2 निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें del 2 निकालना है, del 2 निकालना है। तो del 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, -3 -4 2 सेकेंड कॉलम में हमें रिप्लेस कर देना है। सेकेंड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 0 0, उसके बाद हो जाएगा -1 -1 1। ठीक है, उसके बाद रिपीट कर दे 3 12 -1 पहली रो, सेकेंड रो भी रिपीट कर दी हमने -1। बस अब जल्दी से सॉल्व कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन, इसका मल्टीप्लाई करके एडिशन, अब आसान लगेगा आपको एडिशन। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके निगेटिव, माइनस करना है। ठीक है, चलो तो ये तो 0 हो गया, प्लस फिर ये भी 0 हो गया, प्लस 12 दूना 24 और माइनस का, तो इसका मतलब है कि माइनस का 24, फिर माइनस साइन, है ना। देखिए ये सॉल्व करने के बाद माइनस साइन जरूर लगाना, फिर 0, फिर क्या हुआ, ये भी 0। ठीक है, उसके बाद 12 चौक 48 और माइनस ऑलरेडी है और प्लस, तो 12 चौक 48। तो इसका मतलब है कि 48 में से 24 चले जाएगा तो कितना, 24 दूना 48, तो 24 बचेगा। 24 ये किसकी वैल्यू हो गई, del 2 की वैल्यू हो गई। और del 2 की वैल्यू आ गई है, तो अब अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो del 2 डिवाइडेड बाई del, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2.4 वोल्ट। ठीक है, अब मैं तीसरे के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तीसरे के लिए आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलो तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे तीसरा आंसर लिख देता हूं, V3 की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि आपको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आसान हो। तो V3 आएगा -2.4 वोल्ट। ठीक है, चलो तो अब ये बहुत सबसे लिस्ट जूम पे कर दिया है मैंने। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जाता हूं। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, समझाते टाइम पे हमने बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर ली है, इसको भी छोटा कर देते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज को छोटा करके रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, तो कहानी ये थी सिंपल सी कि नोडल एनालिसिस करना था हमें, 3 इक्वेशंस थी, क्रेमर्स रूल लगाया हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से। 3x3 मैट्रिक्स को के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको जो पता वो भी लगा सकते हैं, और मैंने जो बताया उसके साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी शुरुआत में हो सकता है थोड़ा टफ पड़े, बाकी ओवर द टाइम बहुत ही इजी मेथड है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस जस्ट प्लस माइनस करना है। बट हाँ, साइन का ध्यान रखना, गड़बड़ होने के चांसेस काफी रहेंगे। तो ये हमारा del आ गया। उसके बाद हमें del 1 चाहिए था, तो del 1 में क्या करना है, जिस 1 का है तो फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दो जो इक्वल टू वाली वैल्यू से, उसका फिर डिटरमिनेंट निकाल दो। एंड अल्टीमेटली हम लोग फिर कहाँ गए, del V1 निकालने के लिए। V1 हम लोगों ने इस तरीके से निकाला।
ठीक है। V1 हम लोगों ने इस तरीके से कुछ निकाला कि del 1 डिवाइडेड बाई del, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, चलो ताकि हमारे लिए आसान रहे। तो इस तरीके से हमारा V1 आ गया, फिर V2 निकाल लिया हम लोगों ने, और V3 की भी वैल्यू मैंने लिख दी है, V3 निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्रेमर्स रूल यहीं तक ही लगाना है। V3 निकालने के लिए वापस डिटरमिनेंट निकालोगे तो बेवकूफ हो गया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन निकाल लो, 3 इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, 2 वैल्यू पुट कर दो, तीसरा वाला ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो तीसरे टर्म के लिए क्रेमर्स रूल कतई नहीं लगाना है हमें। हाँ, कन्वेंशनल पेपर हो तो भी आप अगर लगा सके तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टनेस झलकेगा वहां से, ठीक है। तो कन्वेंशनल पेपर में भी मैं बोलूंगा कि तीसरे स्टेप पे क्रेमर्स रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज्यादा भी इंप्रेस नहीं करना, क्योंकि इतना ज्यादा पेज भी नहीं भरना कि वो सामने वाले को लगे कि यार एक कॉमन सेंस लगा लेता, है ना, तो क्यों कॉमन सेंस झलकता है यहाँ पे। तो कन्वेंशनल, वैसे तो गेट की एग्जामिनेशन में 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे भी, तो आपको एक कैलकुलेट कर लो, बाकी उसको पुट करके 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना लो, अगर वैल्यू छोटी है तो, और मन करे कि क्रेमर्स रूल में ही मजा आ रहा था, सेकंड वैल्यू भी हम लोग क्रेमर्स रूल से भी निकाल लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वैल्यू, 2 वैल्यू को पुट करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपकी थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको कतई नहीं डरना है, कभी भी नहीं डरना है। 3 इक्वेशन या 3 वेरिएबल का अगर आए क्वेश्चन तो आप, और ये वाली जो टेक्निक है ये आपको हर जगह पे काम आएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो जहां 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, आप ये क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फिजिकल कैलसी था ना 2015 तक, तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्रेमर्स रूल पिक्चर में ही नहीं आता था, क्योंकि इस कैलसी में सब कुछ सॉल्व होता था। पर 2016 के बाद से नहीं हुआ है। उसके बाद वर्चुअल कैलकुलेटर पिक्चर में आया, इसको अलाउ नहीं किया। उसके बाद से उस वर्चुअल कैलकुलेटर में फीचर नहीं था इक्वेशन सॉल्व करने का, इस वजह से क्रेमर्स रूल पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और गेट 23 का जो पेपर है वो IIT कानपुर सेट कर रहा है, तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कानपुर का R&D काफी अच्छा है, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा देखने को, क्योंकि 2015 लास्ट जो पेपर IIT कानपुर ने डिजाइन किया था, 2015 डिजाइन किया था, तो 2015 में बहुत अच्छे लेवल का पेपर बना था, खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं तो, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 23 में बहुत अच्छा है, 24 में और भी इजी आए, जैसा भी आए। देखिए पेपर कौन बना रहा है उस डिस्कशन में नहीं जाना, आपको चीजें सीखना है। चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 107 है, फाइंड नोड वोल्टेज VA, है ना, गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, ये VA जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम पहले वही फटाफट कर देते। एक हमने रेफरेंस पॉइंट डाल दिया, ये ऑलरेडी नोडल हमें पूछा है, तो ये पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल है, तो VA पोटेंशियल ही है, ठीक है। V2 की कहीं पॉसिबिलिटी आ रही है क्या नजर, नहीं, और कोई नोड है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट इसको भी नोड मान लेते, ये नोड नहीं है, ये एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको नोड नहीं मानेंगे, ये एक ही ब्रांच है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी है, तो यहां पर आपका देखो डिपेंडेंस किस पे, I1 पे। I1 कहां गिवन है, यहां पे गिवन है। चलो अब हमें नोडल लिखना है, नोडल लिखना है तो इसका मतलब है हमें कि यहां से चलते हैं नोडल से, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, VA माइनस 5 प्लस VA माइनस नॉट माइनस VA प्लस 10I1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये हो गया। फिर इनकमिंग है तो, और आउटगोइंग में और क्या है, यहां से V1 प्लस VA माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10, ठीक है। ये मैं इस साइड में कर देता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर आपको ये I1 ले लेना चाहिए था, बिल्कुल ले लेता, बट आपके अननोन और बढ़ जाएंगे ना इक्वेशन में, इसलिए नहीं लिया। हाँ वैल्यू होती तो मैं ले लेता। चलिए उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद प्लस कौन कौन सी ब्रांच हो गई हमारी, प्लस ये वाली ब्रांच हो गई, ये वाली ब्रांच हो गई, दूसरी तीसरी ये वाली ब्रांच भी हो गई, चौथी इनकमिंग है। तो इनकमिंग कहां लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू, क्योंकि ये सब आउटगोइंग लिख रहे हैं, इक्वल टू 5 एम्पेयर, ठीक है। तो VA प्लस बाद वाला साइन लेते प्लस 10I, है ना, प्लस 10I, VA माइनस 10 है ना, बाद वाला साइन। समझ में आ रहा हो सारी चीजें। चलो फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 इज द एलसीएम, तो 2VA प्लस 2VA प्लस 20I1 प्लस VA माइनस 10 इक्वल टू 5। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5,
तो 5VA और 10 उधर चले जाएगा तो 50, उधर एक 10 उधर चले जाएगा तो 60, तो प्लस 20I1 इक्वल टू 60। ठीक है, आगे ना समझ में, 50 10 उधर गया तो 60। अब देखिए इसमें क्या I1 को एलिमिनेट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये VA वोल्टेज ही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो I1 कैसे, I1 देखो यहाँ पे क्लू गिवन है, तो I1 अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं I1 को ऐसा लिख सकता, I1 इक्वल टू VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, नॉट डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है ना पूरा रेजिस्टेंस, 5 और 5 10, 5 और 5 10। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 5VA प्लस 20 I1 की जगह VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 60, तो शून्य गया तो कितना हुआ 5 और 2 7, 7VA, और ये कितना हो जाएगा 20 उस साइड में चले जाएगा, तो ये मैं लिख देता हूँ माइनस 20 60, तो VA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 7, है ना। और फ्रैक्शन में गेट में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका फ्रैक्शन कर लेना और जो आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था नोडल के ऊपर, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें डिपेंडेंट, देखिए गेट में इस तरह का लेवल आता है, ये गेट का ही क्वेश्चन है। गेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, आपको जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका चेक हो गया, बेसिक नोडल कैसे लगाना है वो भी आपका चेक हो गया। तो बस थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट है उसको चेक करता है IIT, आपको लेबोरियस वर्क नहीं कराएगा। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लेबोरियस वर्क किया, इस तरह का क्वेश्चन इक्का दुक्का हर 4 या 5 साल में एक आध बार देखने को मिलेगा। हर साल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रिकी वाले और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने क्रेमर्स रूल 3 वेरिएबल वाला सीखा, उसके साथ में एक छोटा क्वेश्चन भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे, लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल का जिसमें एनालिटिकल बुद्धि चले वैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।